हेलो स्टूडेंट, मैं अभेश कुमार। बिरलाइट ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल आपको पास वीडियो नहीं गया था, वो इसलिए नहीं गया था कि कल लोकतंत्र का महापर्व था और उसी को देखने में रह गए। जो काउंटिंग था, जो इलेक्शन का काउंटिंग हो रहा था, वोटिंग काउंटिंग हो रहा था, उसी को देख रहे थे कि जनादेश किन्हें मिल रहा है, क्योंकि जरूरी है लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को समझना। तो चले, इसलिए पिछले क्लास में वीडियो नहीं गया, तो आज चले आगे तक ले चलेंगे आपको। आज कोशिश करेंगे कि कल का बदला ले लिया जाए, 20 तक हम लोग पहुँचे। तो पिछले क्लास में मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, बोला था कि आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, लोग नहीं दिए हैं आंसर। तो इफ सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी देन व्हिच बॉडी हैज स्लाइटली ग्रेटर मास। कहता है कि एक न्यूट्रल बॉडी से यदि कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, निकलते हैं, तो अब बताइए स्टूडेंट, एक न्यूट्रल बॉडी, अगर इस बॉडी का हमें मास निकालना है तो क्या करते हैं? उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जितना मास है वो, प्रोटॉन का मास है वो, न्यूट्रॉन का मास है वो, सभी को हम लोग ऐड कर देते हैं तो टोटल मास निकल जाएगा। तो आप बताइए कि अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, रिमूव मतलब निकलना, तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। क्या एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है? तो आप सोच करके देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से निकलेगा तो वो अपना मास ले करके जाएगा कि नहीं। जैसे आप सोचिए, आप ही सोचिए कि आप कहीं जाते हैं, मान लिया जाए, एज्यूम कीजिए कि आप एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहीं जाइएगा तो क्या आप अपना मास घर पे छोड़ दीजिएगा? आपका जो वेट होगा वो घर पे छोड़ दीजिएगा कि अपना वेट को लेकर के जाइए? तो कहिएगा कि सर जाहिर सी बात है कि हम वेट को लेकर के ही जाएंगे। तो जस्ट लाइक उसी तरीका से आप सोचिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पे ऐड होगा या किसी बॉडी से रिमूव होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो अपना मास ले करके जाएगा, और उसका मास कितना होता है तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो बताइए, इस न्यूट्रल बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो ये न्यूट्रल बॉडी का मास क्या होगा? तो मास इसका घटेगा। तो कहता है कि इसका मास अगर घटेगा तो स्लाइटली ग्रेटर मास, बड़ा मास किससे होगा? तो भाई जेकर मास घटेगा ओकरे से ना अगला बड़ा होगा, तो केकरा से बड़ा होगा? यानी क्या? न्यूट्रल बॉडी से। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ए होगा कि न्यूट्रल बॉडी से उसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, जस्ट इसका उल्टा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा तभी आएगा। इफ सम इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू ए न्यूट्रल बॉडी। अब बताइए कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अभी जो हम लोग रिमूव कर रहे थे स्टूडेंट, यहाँ अब कुछ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐड हो रहा है, आ रहा है, तब बताइए आ रहा है तो एकर अब मास ज्यादा ना हो जाएगा? तो ज्यादा होगा केकरा से? चार्ज बॉडी से। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी। अब आइए,
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए, वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि ऐसे क्लासरूम में पढ़ा देते हैं तो बस पढ़ा दी। वीडियो में बहुत सिस्टम को ये कीजिए, वो कीजिए, थोड़ा टाइम टेकन होता है। और आप लोग अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो मेरा मेहनत बेकार चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। तो जो उद्देश्य है कि नहीं, आज की ये जो डिजिटल इंडिया है इसमें भी हम लोग कुछ काम करें, तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन खैर, आप लोग अगर वीडियो को देखिएगा तो फायदा ही देगा, घाटा नहीं देगा, नुकसान नहीं होगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं बस यूट्यूब की तरह चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये करो, वो करो, बस उसको में ही 2 घंटा टाइम बिता दें, 1 घंटा टाइम बिता दें। नहीं, मैं आपको, आप देखे होंगे मेरा वीडियो, वो सब करने की बजाय पढ़ाने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और ऑफलाइन में भी मेरा यही थॉट है अभी तक कि कुछ ज़्यादा बात बताने से ज़्यादा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाऊँ, इधर उधर की बातें ना करके। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, एक चीज़ को बारीकी से समझें, धीरे धीरे, स्लोली मैं समझा भी रहा हूँ आप लोग को। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू ए न्यूट्रल बॉडी देन चार्ज ऑन द बॉडी इज, कहता है यदि 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल बॉडी पे ऐड किया जाए, तब उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा। तो बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू कितना दिया है, 10 to the power 10 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, ठीक है। चार्ज कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला बताए थे, Q इज इक्वल टू n। अब बताइए Q का वैल्यू निकालने के लिए n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 to the power 10, और E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो बताइए चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ 19 में से 10 चला जाएगा, यानी 1.6 into 10 to the power minus 9 कूलम, इतना चार्ज उस बॉडी पे इकट्ठा होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नेचर उचर नहीं दिया है, अगर माइनस प्लस देता तो कंफ्यूजन थोड़ा सा और बढ़ता। क्यों? क्योंकि माइनस में होता चार्ज कि उस बॉडी पे प्लस में होता चार्ज। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे कोई न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा, और न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रहता है। यहाँ पे ऐड कहा है तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पे आखिर मैग्नीट्यूड की बात किया है, नेचर की बात नहीं किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, आपका राइट आंसर सी। आगे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी टू प्रोड्यूस ए चार्ज 1 मिलीकूलम ऑन द बॉडी। कहता है कि कोई न्यूट्रल बॉडी से, कोई उदासीन वस्तु से, कोई उदासीन पिंड से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाए उस बॉडी के ऊपर 1 मिलीकूलम का चार्ज होगा। स्टूडेंट देखिए, अभी आपको क्या दिया हुआ है, आप समझिए खुद कि अभी आपको चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है कि चार्ज कितना होगा, 1 मिलीकूलम। और आपको पता होगा स्टूडेंट 1 मिलीकूलम, मैंने आपको बताया था मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, इस तरीका की कहानी आपको मैंने बताया था। तो बताइए 1 मिलीकूलम, तो 1 मिली इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 कूलम। तो बताइए कि इतना इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर लाने के लिए, इतना आवेश किसी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया होगा। तो आप देखिए फॉर्मूला वही लगाइए, Q इज इक्वल टू NE, है ना। Q का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power minus 3,
n हमें निकालना है, e का वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻। इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो n का वैल्यू हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। एक कट जाएगा, यानी माइनस में 16 होगा, तो ऊपर जाकर के प्लस में 16 हो जाएगा। तो आप बताइए 1 × 10⁻16 और बटा में 1.6, तो यहाँ से जा कर के अगर 1 को इतना से भागा दीजिएगा, तो अब भागा देख लीजिए कितना आता है। तो ऊपर हो जाएगा 10, इनका ये नीचे से पॉइंट हटाइएगा 10, एक और पावर ले लाइए 16 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, और 10⁻15 और बटा नीचे 16 कर दीजिए, 16 96, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 16 बचे 80 और 10 के पावर कितना हो जाएगा 15। इतना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, यानी आपका राइट आंसर बी कितना 6.25 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव किया जाए, हटाया जाए, तो उस बॉडी के ऊपर 1 मिली कूलम्ब का आवेश इकट्ठा होगा। ठीक है, तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 ही हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्टूडेंट, देखिएगा कि if 10⁻15 इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू ए न्यूट्रल बॉडी, कहता है यदि 10⁻15 इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल बॉडी पे ऐड किया जाता है, देन कैलकुलेट द इंक्रीजेज इन मास ऑफ बॉडी। कहता है कि यदि 10⁻15 इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु के ऊपर दे दिया जाए, तो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर दे दिया जाए, तो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कितना मास जो है वो इंक्रीज करता है। अब सोचिए, यहाँ से एक फार्मूला डेवलप करते हैं। अगर मान लिया जाए कि एक समान ईंट रखा हुआ है, ईंट है ना, सबका वजन सेम है, मोटा पतला मत देख लीजिएगा, वजन सबका सेम है। मान लिया जाए 4 ईंट है, क्या है, ईंट है, और एक ईंट का वजन 3 केजी है, एक ईंट का वजन 3 केजी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे ऐसे अगर 10 ईंट है, कितना ईंट, तो ये 10 ईंट का वजन कितना होगा, तो आप कहिएगा सर एक ईंट का वजन 3 केजी, तो 10 ईंट का वजन 10 × 3 = 30 केजी, या 3 3 3 3 आप जोड़ते जाइएगा। तो आप सोचिए, आप जो ये 30 केजी जो हमें आप बता रहे हैं, ये कहां से लाए, कैसे लाए आप? तो देखिए 10 × आप किए 3, और ये 10 क्या था, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, और ए क्या था, तो एक ईंट का वजन, एक ईंट का वजन। इसका मतलब कि अगर किसी का द्रव्यमान निकालना है दोस्त, किसी का मास निकालना है, तो आप बताइए कि उसका मास निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी संख्या को 1 के द्रव्यमान से गुना कर दीजिए। क्लियर बात होगी। आइए फार्मूला निकाल लेते हैं, इंक्रीजेस मास। बताइए क्या फार्मूला हो सकता है, तो आप कहिएगा कि ईंटों की संख्या, यहां ईंट की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, उसको
अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन का मास नहीं निकल जाएगा? कहिएगा जरूर। तो बताइए मास, इसकी नंबर को n में बोलूं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को me बोलूं। me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इंक्रीजिंग मास या डिक्रीजिंग मास? इंक्रीजिंग इसलिए होगा क्योंकि चार्ज आ रहा है, डिक्रीजिंग इसलिए होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा। तो n इंटू me हो जाएगा। अब देखिए मैं इधर थोड़ा सा मिला रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। अब आप बताइए यहां जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 14 क्वेश्चन नंबर में 14 में, वो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? कहिएगा 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो आप बताइए कि चेंज इन मास या डिक्रीजेज इन मास या इंक्रीजेज इन मास, चेंज यही होगा। तो क्या n इंटू me होगा? तो n का वैल्यू 10 टू द पावर 15 और m का वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो 31 में से 15 चल गया तो कितना बचेगा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 kg। तो आप आंसर मिला लीजिए स्टूडेंट, है हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 का कितना हो गया? डी। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए बहुत 15 वाला क्वेश्चन ना बहुत मजेदार टाइप का। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं ना वो अभी चार्ज के ऊपर है, चार्ज बेसिस पे। अभी ना इसमें फोर्स आया है, ना फील्ड आया है, ना गॉस लॉ आया है, सब चीज आएगा भर भर के पड़ा हुआ है। मटेरियल इसमें मजेदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 15 क्वेश्चन नंबर में आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करते चलिएगा मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज? कहता है क्या कोई वस्तु, कोई पिंड इतना चार्ज को रख सकता है? अब आपका आंसर यस या नो में हो सकता है। तो चले ये वाला आप स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो मैं फार्मूला जो लिखा हूं, ये फार्मूला बड़ा काम का है आपका। ये फार्मूला को लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। देखिए आइए निकालते हैं, देखते हैं क्या है। तो बताइए यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? देखिए चार्ज दिया हुआ है, यानी Q इज इक्वल टू दिया है 64 गुने 10 के पावर माइनस 18। तो Q बराबर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं n। तो बताइए अगर मैं n निकालना चाहूं तो E इधर गुणा में है तो इधर जाके भागा में, यानी Q बाई E हो जाए। अब स्टूडेंट अगर n इज इक्वल टू, आप देखिएगा Q का वैल्यू कितना दिया है? 64 गुने 10 के पावर माइनस 18 और बटा में हो जाएगा E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आप देखिए इसका अगर पॉइंट हटाइएगा स्टूडेंट तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा और आप देखें तो 18 से 18 कट जाएगा, 10 के पावर माइनस में 1 तो ऊपर जाके प्लस में, तो n का वैल्यू हो जाएगा 6400, क्योंकि 10 जाएगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा और बटा कितना 16 चौके 64, यानी n का जो वैल्यू आ जाएगा वो 400 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बताइए अब n निकालने से क्या होगा? देखिए कह रहा है कि क्या कोई वस्तु इतना चार्ज को रख सकता है? आपका आंसर या तो यस होना चाहिए या नो होना चाहिए।
तो आप बताइए कैसे पता चले? तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक प्रॉपर्टीज बताया था, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी बताया था। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टीज में मैंने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। यानी इस सिद्धांत के अनुसार आवेश हमेशा इंटीजर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इंटीजर का मतलब ही मैंने आपको बताया था पूर्णांक, और पूर्णांक का अर्थ भी मैंने बताया था पूर्ण अंक, यानी वैसा अंक जो पूरा हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कभी भी 1.5 नहीं हो सकता, 1.75 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, 2.25 नहीं हो सकता। यानी सिंपल सी बात शब्दों में ये कहें कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉइंट में नहीं होगा, मतलब सिंपल होगा, पूरा का पूरा होगा। कोई कहेगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो बताइए यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? यहां से कह सकते हैं कि भाई अगर ये 400 इलेक्ट्रॉन है तो 400 एक पूर्णांक संख्या है, और जब ये पूर्णांक संख्या है तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के अनुसार इतना चार्ज को बॉडी रख सकता है, तो आपका रख सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए बिहार बोर्ड में मिल जाता है तो स्टूडेंट घबरा करके चले आते हैं, अरे वाह ये क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं है, ठीक है, बस मस्त लगे रहिए, हौसले को बुलंद रखिए, और पढ़ाई से बड़ा दोस्त आपका कुछ नहीं हो सकता है। अगर दोस्ती करना है किताबों से करें, जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा ऊंचाई पे जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपको इस शेरनी के दूध को पी करके दहाड़ना सीखें, कैसे दहाड़ा जाता है। तो मजे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर ये बात समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो, ऑब्जेक्टिव क्लियर रहे, सब्जेक्टिव क्लियर रहे। देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तो ये गलत लग रहा है, क्योंकि अब मैं सब्जेक्टिव भी आप लोग को कराऊंगा, ठीक है। पूरे चैप्टर का जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑब्जेक्टिव हुआ 25-30 आगे करवाऊंगा, उसके बाद मैं थ्योरी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कूलॉम्स लॉ क्या है, क्या कहता है कूलॉम्स लॉ, किस किस बातों पर डिपेंड करती है, कैसे है ना, फोर्स जो है कैसे डिपेंड होगा, कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो सारा बात कौन कौन चीज पे फैक्टर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, वो सारा बात आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। तो चले बने रहिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब चार्ज की कहानी खत्म हो जाती है। 15 क्वेश्चन में आपको चार्ज से रिलेटेड बताया हूं, और क्वेश्चन नंबर जो 16 से है वो क्वेश्चन आता है फोर्स से रिलेटेड। तो मैं आपको ऐसा करता हूं कि मैं नेक्स्ट क्लास में आऊं तो आपको पहले मैं फोर्स का थ्योरी बताऊं, फोर्स क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या है, इसको बताऊं, और अगर उसके बाद में क्वेश्चन ले जाऊं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपका थ्योरी क्लियर रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा, बात खत्म। रटने का टेंशन मुक्त, कुछ रटना ही नहीं है, बस समझ लिए काफी है। तो मुझे लगता है कि मैं यही छोड़ दूं, क्वेश्चन नंबर 15 तक अगर हो सकता है तो आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा, अगर पढ़े हैं तो दे पाइएगा, अन्यथा नहीं दे पाइएगा। ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है,
ठीक है, लेकिन आप कमेंट करके 16 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ के एक बार बता देता हूँ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच लगने वाले आकर्षण और विकर्षण बल को क्या कहा जाता है? उसको नोन है क्या कूलम्बिक फोर्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, या ए एंड बी आपका कूलम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों कहा जाता है? क्या कहा जाता है कमेंट में दीजिएगा। मैं 20 तक तो बोला था, करवा देता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैं जैसा सोच रहा हूँ कि कल अगले क्लास में आऊँ तो मैं पहले आपको फोर्स के बारे में बताऊँ, ये फोर्स होता क्या है, और अगर उसके बाद क्वेश्चन करवाऊँ तो थोड़ा सा बेनिफिट लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि जानिएगा तभी करने में मजा आता है, ऐसे तो कुछ है नहीं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीक़ा से आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।